तो गाइस मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1063 के बारे में। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1063 के कवर पेज में हम देख सकते हैं कि पूरा माहौल जमा हुआ है, क्रैकर भी जमकर जमीन पर पड़ा हुआ है और ब्रूल पीछे बैकग्राउंड में रो रही है। वो क्यों रो रही है? क्योंकि पुडिंग किडनैप हो गई है। जैसा कि मैंने अपने पिछले चैप्टर में बताया था कि चॉकलेट टाउन में अगर कोई चुतियापा हुआ है तो इसका बहुत ही साफ मतलब है कि पुडिंग को किडनैप किया गया है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है ऑब्वियसली कि वो पॉनेग्लिफ्स को रीड कर सकती है एक बार उसकी थर्ड आई अवेकन हो जाए। और इतने बड़े लेवल पे माहौल को जमाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आओकीजी से बड़ा कोई होगा। तो आई गेस ब्लैकबीयर्ड चारों तरफ से कवर करना चाह रहा है। उधर से वो जनरेशन को पकड़ रहा है, पॉनेग्लिफ्स हासिल कर रहा है, और इधर से वो चाह रहा है कि उसके पास कोई ऐसा आ जाए जो उन पॉनेग्लिफ्स को डिकोड कर पाए। तो जर्मा 66 की स्टोरी और भी बढ़िया होती जा रही है। इसके बाद चैप्टर का टाइटल द ओनली फैमिली आई हैव गॉट। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बोनी और कुमा के रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे लूफी, बोनी और चॉपर तीनों खा खा के बिल्कुल फूल गए हैं। और लूफी यहाँ पर उस फूड मशीन की तारीफ कर रहा है कि मेरे क्रू में सभी को ये फूड मशीन पसंद आएगा एक्सेप्ट सांजी, क्योंकि ऑब्वियसली सांजी उनके लिए खाना बनाता है तो उसको कैसे ही उसका रिप्लेसमेंट पसंद आएगा। यहाँ पर पंक 05 बोलती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही खाते हो, तुम चारों के तो पेट फूल गए हैं। जिसपे जिम्बे बोलता है यार देखो मेरा पेट पहले से निकला हुआ था। इसके बाद फिर वो पंक 02 उन सभी को छोड़ के चली जाती है और चॉपर नोटिस करता है कि कुछ लोग हैं जो कि चल के दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो बोनी उन्हें बताती है कि हो सकता हो ये लोग लैब असिस्टेंट हो। जिसपे जिम्बे बोलता है कि अभी तक लग रहा था कि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, लेकिन शायद ये इसलिए छुपे हुए थे क्योंकि अभी तक इनको ये नहीं पता था कि ये हमसे सेफ है। ना बोनी उन असिस्टेंट्स के कपड़े देखती है और नोटिस करती है कि वो काफी बड़े हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सफोकेटिंग और गर्म होंगे कपड़े, उन्हें पहनने में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन तभी लूफी उधर से चिल्ला के बोलता नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कपड़े तो बहुत गजब के हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कूलर फिट है क्योंकि अंदर से कपड़े बहुत ही ठंडे हैं। तो वही बात हो गई, कूलर कुर्ती में लगा दा। तो बोनी उसे पूछती है कि तुम्हें आखिर ये नया आउटफिट कहाँ से मिला। तो लूफी उसे बताता है कि यहाँ पर एक कपड़ा पहनाने वाली मशीन भी है तो तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो। जिसपे बोनी बोलती है यार कपड़े तो मेरे वैसे ही भीगे हुए हैं, एक काम करती हूँ नया ले ही लेती हूँ। इसके बाद वो एक बेटर यूनिफॉर्म वाला बटन सेलेक्ट करती है एंड उसके बाद वो मशीन खुद ही बोनी के कपड़े उतार के उसको नए कपड़े पहना देता है। एंड इस बार बोनी यार क्या सेक्सी लग रही है भाई, अरे यार so true। ऑल्सो हम चॉपर के कपड़े पे नोटिस कर सकते हैं कि उसके ऊपर SSG लिखा हुआ है, तो उसको शायद SSG वाला आउटफिट मिला हुआ है। इसके बाद बोनी बोलती है कि एक काम करती हूँ अब मैं चलती हूँ, कुछ हथियार खोजती हूँ और वेगा पंख के आती हूँ। जिसके बाद लूफी नोटिस करता है कि कुमा, बर्थलोम्यू कुमा इधर आ रहा है और शायद वो हमें ही खोज रहा है। तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि हमें पुलिस कुमा देखने को मिलता है। सो आई गेस ये बर्थलोम्यू कुमा का एक और वर्जन है जो कि पुलिस कुमा है, जिसको यहाँ पे रखा गया है वेगा पंख के आइलैंड पे। सो लूफी अपने हाकी से ये चीज जान जाता है कि कुमा उनके ऊपर अटैक करने वाला है और थोड़ी ही देर में वो बर्थलोम्यू कुमा अपना मुंह खोलता है और वो लेजर फायर करने वाला होता है। तो एक्चुअली में इस पुलिस कुमा ने ये नोटिस किया है कि खाना और कपड़े की चोरी हुई है और उसने कुछ चोरों को डिटेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया है और वो इनके ऊपर अटैक करने जा रहा है। तब तक कुमा उनके ऊपर फायर कर देता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। जिसपे जिम्बे बोलता है कि यार देखो जितना हमने खाया और चुराया उससे ज्यादा तो ये खुद ही नुकसान कर रहा है इस आइलैंड पे। तो लूफी बोलता है कि यार थोड़ी सी चोरी के लिए तो ये हमें मार डालेगा, ये तो ठीक बात नहीं है, अगर हमने इसको रोका नहीं तो ये हम सभी को खत्म कर देगा। तब तक लूफी अपना एलिफेंट गन वाला मूव पेलने वाला होता है। बोनी उसे जोर से किक करती है और बोलती है रुको, एंड अगेन कुमा एक और अटैक उनके ऊपर फायर कर देता है। नौ लूफी की बुद्धि चुट जाती है और बोलता है कि बोनी क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम देख नहीं रहे हो कि वो हमारे ऊपर लेजर पेले जा रहा है। जिसपे बोनी रोते हुए बोलती है कि यार वो मेरे बाप और एक लौती फैमिली है जो कि मेरे पास बची है। ना जिम्बे ये चीज सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि जब तुमने बोला था कि तुम्हारे पापा को साइबॉग बना दिया गया था तो तुम कुमा के बारे में बात कर रही थी। तो फिर बोनी रोते हुए बोलती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना। जिसके बाद हम बैकग्राउंड में भी एक फ्लैशबैक सीन में देख सकते हैं कि कैसे बर्थलोम्यू कुमा बोनी को अपने हाथ में लेकर खिला रहा है। तो लूफी उसको समझाता है कि यार देखो तुम्हारा दिमाग शायद खराब हो चुका है, ये तुम्हारे पापा नहीं है, ये एक पैसिफिस्ट है। और तब तक हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में कुमा ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है पूरे आइलैंड पे। तो यहाँ पर शायद बोनी की गलती नहीं है, वो एक्चुअली में औरत है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि वो उसके बाप नहीं है, वो एक्चुअली में एक और पैसिफिस्ट है जो कि इस पूरे दुनिया में अटैक करते ही रहते हैं। अगर इतनी सी बात इस कैरेक्टर यानी कि बोनी को समझ में नहीं आ रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या दिमाग बनाकर आई थी कि ये वेगा पंख से फाइट करने आ रही है। वो बंदा पता नहीं कितने तरह के ट्रिक्स रखा हुआ कि वो इस लड़की को आराम से कंफ्यूज कर दे। तो भाई अब क्या बताएं।
women. और मैं तो ये भी इवन सोच रहा हूँ कि जब सेराफिम कुमा आएगा तब इसका क्या रिएक्शन होगा। खैर इसके बाद सेकंड हाफ ऑफ मांगा स्टार्ट होता है जो कि एक्चुअली में सबसे अमेजिंग है एंड जिसके लिए आप ये वीडियो एक्चुअली में देख भी रहे हो। तो सीन स्टार्ट होता है एक समुद्र में जो कि न्यू वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे पहले ही पैनल में आवाज आती है जे हा 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 हा, मतलब आप समझ ही रहे हो कि क्या मैटर होने वाला है। तो हम देखते हैं कि पानी के नीचे ट्रफलगर लॉ की शिप इस समय तैर रही है और उनके ऊपर अटैक होते जा रहे हैं। उनके क्रूमेट्स बोल रहे हैं कि कैप्टन बहुत ही खराब हालत है, अगर हमें एक और ऐसा ही अटैक हुआ तो हमारा पूरा सबमरीन डूब जाएगा। जिसपे लॉ उन्हें ऑर्डर देता कि सरफेस पे निकलो वरना पानी के नीचे तो हम मर जाएंगे और वैसे भी हम इनसे बच के भाग नहीं सकते, इससे बेटर है कि पास में एक आइलैंड है हम वहां पर चले जाते हैं। उसके बाद तो अगले पैनल में हम देखते हैं कि लॉ एक्चुअली में लड़की बन गए और क्या तो मस्त माल लग रहा है यार, देख रहे हो क्या कर्व्स हैं भाई और उसका दूधू भी शेप में है यार। लेकिन मैं एक्चुअली में ये चीज सोच रहा हूँ कि चलो ऊपर ऊपर से चेंज हो गया, पैंट के अंदर का माल क्या होगा। अच्छी लड्ड मेरा से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे। वो तो अलग बात है कि हमने स्पॉइलर पढ़ लिया, वरना अगर हम डायरेक्टली मांगा पढ़ रहे होते तो फिर ये तो एकदम अलग ही चीज हो जाता जब हम इस पैनल पे आ रहे होते। तो यहाँ पे लॉ ऑर्डर देता है कि बैटल की तैयारी करो और जल्दी करो, लेकिन उसके क्रूमेट्स एक्चुअली में लॉ को देख के गच हो गए क्योंकि यार लॉ एक्चुअली में बहुत क्यूट लग रहा है। तो लॉ उनको बोलता है मरना क्या, तैयारी करो वरना खेल दूंगा यहीं पे। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम ये भी नोटिस करते हैं कि लॉ के ऊपर ये जो बीमारी लगी है यानी कि उसका जेंडर फ्लिप हो गया है। सो ये एक्चुअली में कंटेजियस बीमारी यानी कि टच करने से ये फैल रहा है। दिस इज काइंड ऑफ लाइक जो कि हमने वो ओनी वाली बीमारी देखी थी जो कि क्वीन फैला रहा था। तो जो भी लॉ के आसपास आ रहा है उन सभी का जेंडर ऐसे ही चेंज हो जा रहा है। इसके बाद लॉ यहाँ पर बताता है कि देखो मैं अपना हिसाब सही कर लूंगा। एम्परर्स के साथ क्लैश करके मैंने एक चीज सीख ली कि डेविल फ्रूट पावर को काउंटर किया जाता है अगर आपके पास बहुत ही अच्छे लेवल की हाकी हो। तो तब तक इनकी सबमरीन सरफेस पे आ जाती है और जैसे ही ये लोग सरफेस पे पहुंचते हैं ब्लैक बियर्ड पायरेट्स इन लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर पेगासस पे डॉक्यू बैठा हुआ और वो यहाँ पर बोल रहा है कि लॉ ने मेरे डिसीज को नलीफाई कर दिया। तो डॉक्यू आगे बोलता है कि यार इसी तरह से बीमारियां चलती हैं। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं वैन ऑगर को जिसके पास वो वाप फ्रूट है जो कि मैंने आपको स्पॉइलर वीडियो में बताया था। ये बहुत ही आराम से किसी को भी कहीं पर टेलीपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम डॉग क्यू के फ्रूट की भी बात करें तो ये डेविल फ्रूट मुझे काइंड ऑफ वो हार्मोन वाले फ्रूट की याद दिलाता है और ये चीज भी प्रूव करता है कि कैसे एक ही डेविल फ्रूट के मल्टीपल वेरिएशंस भी वन पीस में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमने वानों में शिनोबू की पावर्स देखी थी और सेम उसी टाइप के पावर्स बोनी के पास भी हैं। आई मीन बोनी के पास बेटर है बट हाँ उसे सेम टाइप के पावर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वैन ऑगर बर्जेस को बोलता है कि भाई रेडी हो जा, तुझे मैं भेज रहा हूँ लॉ के पास। और तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि जीसस बर्जेस एक्चुअली में शिप से गायब हो गया है और उस नए वाले आइलैंड के जंगल में अपीयर हुआ और अपीयर होते ही वो बहुत बड़ा सा पहाड़ अपने हाथ में उठाकर लॉ और उसके क्रू की तरफ फेंकने वाला है। और ये लोग भी चौंक गए कि आखिर ये बंदा हमसे आगे कैसे आ गया। लॉ यहाँ पर बोलता है कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इतनी सारी बीमारियां और टेलीपोर्टेशन। ब्लैक बियर्ड पाइस ने तो सच में बहुत ही भयंकर डेविल फ्रूट्स अपने पास रखे हैं, इसी वजह से इनकी बाउंटीज बढ़ती जा रही हैं। बर्जेस इनके ऊपर वो बड़ा सा पत्थर फेंक देता है लेकिन लॉ अपने रूम और शाम्बल्स का यूज करके अपने और अपने क्रूमेट्स को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड को जेहा शिबुरी ना ट्रफलगर लॉ और ब्लैक बियर्ड उसी पेगासस के ऊपर चढ़ के ट्रफलगर लॉ की तरफ बढ़ रहा होता है। लॉ ब्लैक बियर्ड से बोलता है कि भाई तुझे चाहिए क्या और ये कौन सा तरीका है अपने फेलो वर्स जनरेशन के मेंबर को ट्रीट करने का। इस पर ब्लैक बियर्ड उसको बोलता है कि जब तुम किड और लूफी वानो से निकले थे मुझे पता था कि तुम में से कोई ना कोई इधर पहुंचेगा, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि तुम में से कौन मेरी तरफ आने वाला है। अब जब बिग मॉम और काइडो जा चुके हैं तो पक्का ये दुनिया पलटने वाली है, मजा आएगा ना, क्या बोलते हो ट्रफलगर जे हा हा। और इसी पैनल में हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड एक्चुअली में उसी पेगासस के ऊपर कूद गया है और डॉग क्यू और पेगासस की गांड फट गई है क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक बियर्ड बहुत भारी है। और हमें इसी पैनल में ये भी रिवील होता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उनके क्रू का एक मेंबर है जिसका नाम है स्ट्रॉन्गर और इसके पास वो मिथिकल हॉर्स फ्रूट है जो कि है मॉडल पेगासस। इसके बाद ब्लैक बियर्ड बोलता है काइडो के पास एक था ना, एक चीज बता कि तुम लोगों ने कितने लोड पॉनेग्रिफ्स को उठा रखा है, वो सारे के सारे मैं तुमसे ले लूंगा। इसका लॉ बोलता है यार तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, चलो आओ मैटर यहीं सेटल करते हैं और जो जीतेगा वो सब कुछ ले जाएगा। एंड लास्ट लाइन व्हेन द टाइटन्स क्लैश के साथ चैप्टर नंबर 1063 खत्म। सो मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। नाउ यहाँ पर ट्रफलगर वर्सेस ब्लैक बियर्ड होने वाला है। तो ये फाइट एक्चुअली में काफी अमेजिंग हो सकती है क्योंकि हमें ये देखने को मिलेगा कि आखिर ब्लैक बियर्ड अपने पावर्स को ट्रफलगर लॉ के पावर से कंपैरिजन में कैसे यूज करता है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या ब्लैक बियर्ड एक्चुअली में उसके रूम्स को भी नलीफाई कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये भी
सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि ब्लैक बियर्ड लॉ को टच कर दिया तो और उसके डेविल फ्रूट पावर्स खत्म हो गए तो मुझे नहीं लगता कि लॉ के बचने के कोई चांसेस हैं। लेकिन हमें ये भी बात दिमाग में रखनी चाहिए कि लॉ के पास काफी सारे फाइट करने की भी टेक्निक्स हैं एंड ऑल्सो उसको अच्छी खासी हाकी भी आती है, तो ये फाइट काफी अलग तरह से भी जा सकती है। लेकिन ऑल तो ब्लैक बियर्ड के पावर्स को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसने शैंक्स को निशान दे रखा है। तो यार देखो भाई, मुझे जहां तक लगता है ब्लैक बियर्ड ही विनर होगा, बट स्टिल आई वांट टू सी कि ये फाइट कैसी चलती है। जहां तक मुझे लगता है शायद कोई ना कोई यहाँ पर लॉ की हेल्प करने आए। इसके अलावा एक चीज और लॉ को नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ ब्लैक बियर्ड का क्रू बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहीं लॉ का क्रू उसको छोड़ के बाकी सभी बंदे बहुत ही कमजोर हैं। और जितना हम ब्लैक बियर्ड को जानते हैं वो कभी तरीके से फाइट नहीं करेगा, क्योंकि मान लो अगर स्टार्टिंग में ब्लैक बियर्ड अच्छे से फाइट करना स्टार्ट भी करता है, 1-on-1 फाइट होती है, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से ब्लैक बियर्ड यहाँ पे हारने वाला है तो अपने क्रूमेट से बोल देगा कि भाई लॉ को चोतू खत्म करो उसको। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर टेक ब्लैक बियर्ड के साथ ही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई यहाँ पर आ जाए वाहनों में जो कि लॉ को बचा ले। इसके अलावा जब स्पॉयलर्स आए थे तो उसमें कहीं पर ये भी लिखा हुआ था कि बिग मॉम अपीयर होने वाली है दोबारा से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद ये दोनों कैरेक्टर्स यानी कि बिग मॉम और काइडो दोबारा देखने को मिले, बट मुझे नहीं लगता कि अभी रिसेंट के कुछ चैप्टर्स में ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर आने वाले चैप्टर्स एक्चुअली में काफी अमेजिंग होने वाले हैं, जहाँ पे हमें लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड की फुल ऑन फाइट देखने को मिलेगी एंड लूफी वर्सेस CP0 की पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा अगला चैप्टर ब्रेक पे नहीं है, तो इन सारी चीजों के लिए हमें ज्यादा वेट करना भी नहीं पड़ेगा। बात करें रेटिंग्स की तो इस चैप्टर को मैं रेटिंग देना चाहूंगा स्टोरी वाइज 7/10, पैनल वाइज मैं इसको देना चाहूंगा 8/10 और एक्शन वाइज भी मैं इसको 7/10 देना चाहूंगा। देखो एक्शन अभी और दबा के होने वाला है आने वाले चैप्टर्स में। सो गाइस, ये था मेरा वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1063। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। मुझे आप इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। एंड डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कॉन्टेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।